प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मुगल राजधानियां और मुगल दरबार के बारे में पढ़ा था। आज हम शाही परिवार और शाही नौकरशाही के बारे में पढ़ेंगे। शाही नौकरशाही में भर्ती की प्रक्रिया, सूचना तंत्र और प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानेंगे। सूचना तंत्र और प्रांतीय प्रशासन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ भर्ती की प्रक्रिया और पद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, शाही परिवार में फर्म मुगलों की घरेलू दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फारसी भाषा के शब्द हर्म का अर्थ है पवित्र स्थान। इसमें बादशाह की पत्नियां, उपपत्नियां, नजदीकी और दूर के रिश्तेदार, महिला परिचारिकाएं यानी दासी और गुलाम शामिल थे। मुगलों ने विवाह द्वारा राजनीतिक और मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे। शाही परिवार में महिलाएं, बच्चों, मुगल शासकों ने बहुविवाह प्रथा अपनाई, यानी राजा अनेक शादियां कर सकता था। शाही परिवार से आने वाली स्त्रियों को बेगम और जो शाही परिवार से संबंधित नहीं थी उन्हें अगहा कहा जाता था। इसके अलावा राजा की उपपत्नियां भी थी जिन्हें अगाचा कहा जाता था। क्रम अनुसार बेगम को सबसे उच्च दर्जा प्राप्त था और अगाचा को निम्न दर्जा प्राप्त था। बच्चों, इनके दर्जे के हिसाब से इन्हें नकद मासिक खर्चा या उपहार दिए जाते थे। कई बार अगहा और अगाचा भी बेगम का दर्जा प्राप्त करने में सफल हो जाते थे। शाही महिलाओं के अलावा हरम में गुलाम, जिसमें महिला और पुरुष शामिल थे, इत्यादि कार्य करते थे। इनके कार्य साधारण कार्य से लेकर, यानी महल में होने वाले आम कार्यों से लेकर कुशलता, निपुणता और बुद्धिमत्ता से संबंधित कार्य भी ये गुलाम करते थे। देखिए बच्चों, चित्र में दिखाया गया है। ये महिलाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं हरम में, लेकिन देखिए संगीत में ये निपुण हैं। इसके अलावा गुलाम हिजड़े, रक्षक, नौकर और शाही परिवार की जो महिला व्यापार में अपनी दिलचस्पी दिखाती थी, उनके एजेंट के रूप में ये कार्य करते थे। शाही परिवार की महिलाओं के बारे में हमने देखा। अब उनकी भूमिकाएं क्या थी, आइए देखते हैं। शाही परिवार की महिलाओं के कार्य हम दरबार से संबंधित और लेखन कला से संबंधित देखेंगे। सबसे पहले दरबार से संबंधित। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी बच्चों। वह राज दरबार में राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली रही। उसके बाद शाहजहां की पुत्रियां रोशन आरा और जहां आरा भी राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थी। जहां आरा को सूरत के बंदरगाह नगर से राजस्व प्राप्त होता था। इसके अलावा जहां आरा ने शाहजहानाबाद, जिसे आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, ने वास्तु कलात्मक परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। बच्चों, वास्तुकला का अर्थ होता है भवन निर्माण कला। इसके अलावा शाहजहानाबाद में चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार करने में भी जहां आरा का काफी योगदान था। इसके अलावा लेखन कार्य में भी शाही महिलाओं की भूमिकाएं रही। बच्चों, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। गुलबदन द्वारा रचित हुमायूंनामा में राजकुमारों और राजाओं के बीच संघर्षों और तनावों का वर्णन है। बच्चों, जब हम मुगल शासक और इतिवृत्त पढ़ रहे थे तो आपको ध्यान होगा कि शासकों के बारे में इतिहास लगभग प्रशस्ति के रूप में, यानी प्रशंसा के रूप में लिखा जाता था, क्योंकि दरबारी इतिहासकार ही उसे लिखते थे। लेकिन गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूंनामा शासकों की प्रशस्ति नहीं है, क्योंकि उसने परिवार में होने वाली कलहों के, संघर्षों के बारे में लिखा है और इन संघर्षों को सुलझाने में परिवार की उम्र दराज स्त्रियों की भूमिका के बारे में भी विस्तार से लिखा है। शाही परिवार में महिलाओं की भूमिका देखने के बाद बच्चों, शाही नौकरशाही, जिसमें आज हम भर्ती की प्रक्रिया और पद के बारे में पढ़ेंगे। सूचना तंत्र और प्रांतीय प्रशासन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। शाही नौकरशाही में बादशाह सर्वोपरि होता था। अभिजात वर्ग, जिसमें अधिकारी वर्ग शामिल था, राजा के आदेशों की अनुपालना करते थे और साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को देखते थे।
देखिए बच्चों, मुगल साम्राज्य काफी विस्तृत था। आप देखिए, काबुल से लेकर बंगाल तक और हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक काफी विस्तृत साम्राज्य रहा मुगल शासकों के अधीन। तो जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न अक्षेत्र शामिल होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन बाद में अरबी, ईरानी, तुर्की, ताजिक, कुर्द, ततार, रूसी, अबिसिनियाई इत्यादि मुगल अभिजात वर्ग में शामिल होते गए। इसके अलावा भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी शामिल किया गया। बच्चों, 1560 के दशक में भारतीय मूल के दो शासकीय समूह, भारतीय मुसलमानों जिन्हें शेख जादा कहा जाता था, और राजपूतों में भारमल कछवाहा जो राजपूत मुखिया था और अम्बेर का राजा था, को भी अभिजात वर्ग में शामिल किया गया। बच्चों, 1560 में अकबर मुगल सम्राट था, याद रखना है। 1556 से 1605 तक अकबर ने शासन किया था। इसके अलावा हिंदू जाति में आपको ध्यान ही होगा कि टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था, जो खत्री जाति से था। अकबर के बाद जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। बच्चों, जहांगीर की पत्नी नूरजहां, हमने अभी पढ़ा है कि राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली रही थी दरबार में। नूरजहां एक ईरानी थी। तो जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। वहीं औरंगजेब के शासन में राजपूतों को उच्च पद प्राप्त हुए। औरंगजेब ने राजपूतों के अलावा मराठों को भी अभिजात वर्ग में शामिल किया था। बच्चों, शाही नौकरशाही पढ़ रहे हैं हम। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसब का अर्थ होता है पद। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब या कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। मुगलों द्वारा चलाई गई यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी। मनसबदार के पदों में दो तरह की संख्याएं होती थी बच्चों। पहली है जात और दूसरी है सवार। याद रखनी है आपको। पहले जात के बारे में पढ़ते हैं। किसी मनसबदार अर्थात अधिकारी का पद दूसरे से कितना ऊंचा है, यह जात की संख्या से पता चलता था। देखिए बच्चों, जैसे अगर हम अपने स्कूल के संदर्भ में देखें तो प्रिंसिपल का पद सर्वोच्च है, फिर शिक्षक, क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आते हैं। प्रिंसिपल, शिक्षक, क्लर्क इत्यादि आज ये पदों के नाम हैं, लेकिन मुगल प्रशासनिक सेवाओं में ये पद संख्या के आधार पर निर्धारित होते थे। जात की संख्या जितनी ज्यादा होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ती जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। बच्चों, शाही नौकरशाही में जात अधिकारी के पद और वेतन का सूचक होता था। वहीं सवार की संख्या यह निर्धारित करती थी कि उससे सेवा में कितने घुड़सवार रखने अपेक्षित हैं। बच्चों, मनसबदार की हैसियत उसके पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व से निर्धारित होता था। मनसबदारों का प्रधान मीर बख्शी था और वह मनसबदारों के वेतन, जात की संख्या और सवार की संख्या का लेखा जोखा रखता था। देखिए बच्चों, मनसबदार 5000 जात यानी यह पद संख्या है और 150 सवार यानी घुड़सवारों से संबंधित है। ये मनसबदार का पद है। वहीं मनसबदार 1000 जात यानी पद संख्या और 100 सवार यानी घुड़सवारों के पद से संबंधित है। तो अब आप बता सकते हैं कि मनसबदार की हैसियत वैसे ऊंची है। मनसबदारों के दायित्व या कर्तव्य। बच्चों, मनसबदार बादशाह की ओर से सैन्य अभियानों में अपनी सेनाओं के साथ भाग लेता था और साम्राज्य में प्रांतों के अधीन जो विभाजन हुआ था उसमें प्रांतों के अधिकारियों के रूप में भी कार्य करता था।
प्रांतीय प्रशासन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मनसबदार घुड़सवारों की भर्ती करता था। घुड़सवारों को हथियारों से लैस करना और उन्हें प्रशिक्षण देना भी मनसबदारों का कार्य था। घोड़ों को शाही निशान से दगवाना और सैनिकों का पंजीकरण करना मनसबदारों के महत्वपूर्ण कार्य थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। हमने मनसबदारी प्रथा पढ़ी। इसके अलावा दरबार में नियुक्त अभिजातों का एक सुरक्षित दल जिसे तैनात-ए-रकाब कहा जाता था। बच्चों, इन्हें किसी भी प्रांत या सैन्य अभियानों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने आते थे। बच्चों, सार्वजनिक सभा भवन हमने पढ़ा था, दीवाने आम को बोलते हैं। इसके अलावा दिन रात बादशाह और उसके परिवार की जिम्मेदारी का जो कर्तव्य है, यह भी तैनात-ए-रकाब ही करता था। इसके अलावा अगर किसी को शाही सेवा में आना होता था तो इच्छुक व्यक्ति अपनी याचिका अभिजात वर्ग को देता था, जो उसे बादशाह के सामने प्रस्तुत करता था। अगर याचिकाकर्ता को योग्य माना जाता तो उसे सम्राट द्वारा मनसब प्रदान कर दिया जाता था। बच्चों, हमने अभी मनसबदार, तैनात-ए-रकाब और जो व्यक्ति इच्छुक था वह अभिजात वर्ग को याचिका प्रस्तुत करके ही अभिजात वर्ग में शामिल हो सकता था। सम्राट स्वयं अधिकारियों के ओहदों, पदवियों और आधिकारिक नियुक्तियों के बदलाव का पुनरीक्षण करता था। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन और उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया थी। आइए बच्चों, शाही नौकरशाही में हम केंद्रीय प्रमुख मंत्रियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मीर बख्शी, जो उच्चतम वेतनदाता था। खुले दरबार में वह बादशाह के दाईं ओर खड़े होता था और नियुक्ति और पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों को सम्राट के सामने प्रस्तुत करता था। उसका कार्यालय और उसकी मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर व हस्ताक्षर के आदेश मीर बख्शी तैयार करता था। मीर बख्शी मनसबदारों का प्रधान था। वह सैनिकों की भर्ती करता था, हथियारों और अनुशासन का प्रभारी था और सैन्य प्रशासन की देखभाल करता था। मीर बख्शी के बाद महत्वपूर्ण मंत्री केंद्र में था दीवाने आला, जिसे वित्त मंत्री कहते हैं। तीसरा है सदर उस सुदूर। यह बच्चों मदद-ए-मास अर्थात अनुदान का मंत्री था। इसके अलावा धार्मिक मामलों का अधिकारी था, स्थानीय न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था और काजियों की नियुक्ति का प्रभारी था। बच्चों, कल हम शाही नौकरशाही में सूचना तंत्र और प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।